हेलो एवरीवन, वेलकम टू मस्तूरा क्लासेस। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी 7th क्लास की ज्योग्राफी का 8th क्लास की ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर, जो कि कृषि के बारे में हम इसमें देखेंगे। क्या क्या किस प्रकार से कौन कौन सी कृषि की जाती है, कितने प्रकार की होती हैं, वो सब कृषि के प्रकार वगैरह सब देखेंगे इसमें। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर कुछ बच्चे रास्ते से होकर गुजर रहे होते हैं, जहाँ पर इनको एक किसान दिखाई देता है। और वो जो किसान होता है वो क्या करता है, वो अपने खेत को जोत रहा होता है गेहूँ बोने के लिए। तो वो उससे पूछते हैं, बात करते हैं। तो वो किसान कहता है कि ये जो गेहूँ है वो मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा, जहाँ से उसे आटे में परिवर्तित करके कारखाने में डबल रोटी और बिस्कुट बनाने के लिए ले जाया जाएगा। पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरित में 3 प्रकार होते हैं, यानी कि जब ज़मीन से पौधा उगता है वहाँ से लेकर के जो कस्टमर तक यानी कि हम तक चीज़ें पहुँचती हैं, उसमें 3 सेक्टर आते हैं। कौन कौन से? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं होती हैं जब वो हम तक पहुँचते हैं। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से होता है। यानी कि जो जो प्राथमिक क्रियाएं हैं उसके अंतर्गत वो चीज़ें होती हैं जो प्रकृति से हमें मिलती हैं। जैसे कि इसमें है कृषि, मत्स्यन और संग्रहण, इनके अच्छे उदाहरण हैं। द्वितीय क्रियाएं इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है, यानी कि जो मशीनों से विनिर्मित करके जो हमें प्रकृति से मिलती है उसको हम मशीनीकरण करते हैं, उसका नया रूप देते हैं, उसको हम द्वितीय क्रियाएं में रखते हैं, जिसमें इस्पात विनिर्माण, डबल रोटी पकाना और कपड़ा बुनना इन क्रियाओं के उदाहरण हैं। तृतीयक में क्या है? तृतीयक में आती है सर्विस यानी कि जो सेवाएं दी जाती हैं। तृतीय क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती हैं। यानी कि मान लीजिए कहीं से हमने कृषि वगैरह पैदा की, गेहूँ पैदा किए, ठीक है। अब गेहूँ क्या है, गेहूँ जाएगा मंडी में वहाँ से बिक करके ये गया किसी कंपनी में, कंपनी ने इसको आटा वगैरह बनाया, इसका बिस्किट बनाया, बिस्किट लेकर के अब जो भी है वो इसको पहुँचाएगा शॉपकीपर के पास, दुकानदार के पास, ठीक है। तो जो गेहूँ हमने बोया, वो किसान ने बोया, तो वो क्या हो गई? प्राथमिक क्रिया। दूसरी जो कंपनी ने इसको बिस्किट बनाया वो द्वितीय क्रिया हो गई। तीसरी जो इसको लेकर गया शॉपकीपर के पास वो सर्विस हुई, तो वो तृतीय क्रिया हो गई, जब जाकर के वो कस्टमर के पास लास्ट में पहुंचती है। यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा और विज्ञापन तृतीय क्रियाओं के उदाहरण हैं। ये सब किस में आते हैं? 3rd सेक्टर में, टर्शरी सेक्टर में ये चीज़ें आती हैं। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्दों एगर या एग्री, जिसका अर्थ मृदा, और कल्चर, जिसका अर्थ है कृषि करने से हुई है। एग्रीकल्चर की शब्द की उत्पत्ति। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन में इसमें शामिल है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या हमारे भारत की निर्भर है वो किस पर है? कृषि पर। अनुकूल स्थलाकृति, मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य हैं। जब तक वहाँ पर पानी नहीं होगा, मृदा सही नहीं होगी, वहाँ का जलवायु सही नहीं होगा, तो कृषि को मतलब कृषि के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, क्योंकि प्राकृतिक क्रियाकलाप होता है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं कृषिगत भूमि कहलाती है। आप निम्न मानचित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर मानचित्र दिया है फसलों को उगाने के लिए। यहाँ पर कृषिगत भूमि का विश्व वितरण, यानी कि वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर दिया है। ये जो ग्रीन यहाँ पर जितना भी दिखाया गया है वो कृषिगत भूमि है। हमारा भारत सबसे ज़्यादा, देखो पूरा ही भारत जो है कृषि के लिए है। हमें पता है अलग अलग प्रकार की यहाँ पर कृषि होती है भारत में। ये शब्द बने हैं एग्रीकल्चर, एग्री प्लस कल्चर, सेरिकल्चर, पीसीकल्चर, विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। एग्रीकल्चर यानी कि कृषि, मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञापन एवं कला, इसे खेती भी कहते हैं। सेरिकल्चर रेशम उत्पादन, रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन, यह कृषक की आय में पूरक हो सकता है। पीसीकल्चर मत्स्य पालन, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन। विटीकल्चर द्राक्षा कृषि, अंगूर की खेती को कहते हैं विटीकल्चर। हॉर्टिकल्चर उद्यान कृषि, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना, ये क्या होता है? ये होता है हॉर्टिकल्चर। कृषि तंत्र, कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक हैं। जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई और कटाई, इसकी कुछ क्रियाएं होती हैं। इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पाद आते हैं। यहाँ पर कृषिगत भूमि की कृषि पद्धति यहाँ पर दिखाई गई है। जुताई और बुआई का छिड़काव, रसायन जो दवाई लाते हैं, बीज वगैरह जिसको बो करके जो मतलब
निकलते हैं, बीज तो महत्वपूर्ण है। मशीनरी, ट्रैक्टर वगैरह जुताई वगैरह करते हैं, और यहाँ पर फसल लास्ट में हमें देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर भौतिक एवं मानवीय कृषि निवेश दिया गया है। भौतिक कौन से हैं? जैसे कि सूर्य प्रकाश, वर्षा, मृदा, ढाल, तापमान वगैरह, आर्द्रता वगैरह जो होती है वो भौतिक क्रियाकलाप है। मानवीय निवेश कौन सा होता है? भंडारण, श्रम, मशीनरी, रसायन, ये सब मानवीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं इसमें। कृषि के प्रकार, अब देखते हैं हम कृषि के प्रकार। कृषि को समझा हमने। कृषि के प्रकार कितने प्रकार की होती है? विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत की गई है, यानी कि दो वर्गों में इसको बांटा गया है, निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। तो देखते हैं अब निर्वाह कृषि कौन सी होती है। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं जैविक कृषि। एक छोटा सा तथ्य है, इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक पीड़नकाशी का उपयोग किया जाता है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवंशिक रूपांतरण नहीं किया जाता, यानी कि पूरी तरह से एक प्रकार से जैविक खाद होता है, जैव प्रक्रिया पर ही ये निर्भर होती है। निर्वाह कृषि क्या है? इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है, यानी कि केवल अपना भोजन, पानी, मतलब जो भोजन वगैरह होती है उनकी निर्भरता को खत्म करने के लिए निर्वाह कृषि की जाती है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है, यानी कि परिवार के लोग ही लंग निपट कर इस कृषि को कर लेते हैं। छोटी मात्रा में कृषि की जाती है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब इसकी भी 2-3 पार्ट कर दिए इन्होंने। गहन निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है, यानी कि खुद ही कृषि कर लेगा, मशीनरी वगैरह का उपयोग नहीं करता, हाथों से ये कृषि कर लेते हैं। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में 1 से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं, यानी कि 2 या 3 फसलें एक खेत में एक वर्ष में ले सकता है किसान। चावल मुख्य फसल होती है यहाँ की। अन्य फसलों में गेहूँ, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल हैं। गहन निर्वाह कृषि दक्षिणी, दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसून प्रदेशों में प्रचलित है। अब देखते हैं हम इसकी दूसरा प्रकार, जो कि है आदिम निर्वाह कृषि। आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल होता है, यानी कि इसमें जो है आदिम निर्वाह कृषि में एक जगह पर, एक ही भूमि पर कृषि नहीं की जाती है। समय के साथ साथ अलग अलग जगह पर जाकर के कृषि करते हैं ये लोग। इसके साथ ही जो पशुचारण है, यानी कि पशुओं को पालना वगैरह, वो भी इसके साथ में करते हैं। अब देखते हैं स्थानांतरित कृषि। अमेज़न बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तर पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित हैं। ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र हैं। वृक्षों को काटकर और जालखंड जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, यानी कि हम देखते हैं कि स्थानांतरित कृषि में एक जगह रुके, वहाँ पर कृषि वगैरह की, फिर जब कृषि कर ली तो उस भूमि पर आग वगैरह जलाकर उस मिट्टी पर उसको सामान को छोड़ गए, तथा दूसरी जगह जाकर फिर उस भूमि पर कृषि की और वहाँ पर फिर आग जलाकर छोड़ गए। दूसरी जगह फिर कुछ टाइम बाद आए उसी भूमि पर, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह ये जाते रहते थे। ये होती है स्थानांतरित कृषि। तब राख को मृदा में मिलाया जाता है तथा मक्का, रतालू, आलू और कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है, यानी कि जब भूमि से अच्छा उपजाऊ नहीं हो पाता है तो उस भूमि को छोड़ देते हैं और दूसरी भूमि की खोज में चले जाते हैं। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद उस भूमि को छोड़ दिया जाता है, कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं धन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम देखने को मिलते हैं। स्थानांतरित कृषि विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नामों से जानी जाती है। झूमिंग उत्तर पूर्वी भारत, मिल्पा मैक्सिको, मध्य अमेरिका, रोका ब्राज़ील, लदांग मलेशिया में इसको कहा जाता है, यानी कि अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से इसको जानते हैं। चलवासी पशुचारण क्या है? सहारा के अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान तथा जम्मू और कश्मीर में प्रचलित है। यानी कि जो चलवासी पशुचारण होते हैं, मतलब कुछ पशुओं को लिए वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं पशुओं को लेकर के, यानी कि एक जगह टिकते नहीं हैं, स्थायी नहीं होते। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों में घूमते रहते हैं। स्थायी नहीं होते हैं, अस्थायी रूप से एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं अपने पशुओं को लेकर। इस प्रकार की गतिविधि जलवायविक बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती हैं। पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊँट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। ये मुख्य पशु होते हैं जिनको ये पालते हैं। ये पशुचारकों और
उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। इनसे मतलब खाल वगैरह उतार लेते हैं, जिससे चमड़ा वगैरह बनाते हैं, बाल उतार लेते हैं, जिससे ऊन वगैरह बनाते हैं, तो वो सब इनसे इस्तेमाल करते हैं। चलवासी पशुचारक अपने ऊँटों के साथ यहाँ पर एक चित्र भी दिखाया गया है। वाणिज्यिक कृषि क्या है? अब देखते हैं वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। यानी कि अभी जो हम देख रहे थे निर्वाह कृषि, उसमें केवल मनुष्य यानी जो किसान है वो अपना निर्वाह करने के लिए कृषि वगैरह, पशुपालन वगैरह कर रहा था। अब जो वाणिज्यिक कृषि है, इसमें वो उत्पादन इतना कर रहा है कि वो मार्केट में दे रहा है, यानी कि सरप्लस में उत्पादन कर रहा है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है, क्योंकि अब ये बड़े भूभाग पर होगी, बड़े खेतों में, तो इसके लिए अकेले खुद से करना बिना मशीनरी के तो मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इसमें मशीनों का वगैरह का उपयोग ये लोग करते हैं। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। वाणिज्यिक अनाज कृषि, अब इसमें भी 3 भाग हम देख रहे हैं, उसमें भी हमने 2-3 भाग देखे। वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती हैं। गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों से युक्त विरल आबादी वाले हैं। अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करती है और केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है, यानी कि एक ही फसल ये इस पर उगाते हैं। मिश्रित कृषि में क्या है? जो मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, उत्तर दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह में ये मिश्रित कृषि की जाती है, यानी कि एक ही खेत पर एक से ज़्यादा कृषियाँ करना, वो मिश्रित कृषि है। रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है, जहाँ चाय, कहवा, काजूर, रबड़ा, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। इसमें बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि बड़े पैमाने पर की जाती हैं। उनके लिए पैसा और मशीन वगैरह अधिक चाहिए होता है। उत्पादन के लिए श्रम इसमें ज़्यादा चाहिए होता है। उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जा सकता है। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं, यानी कि जो भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र है वहाँ पर ये इसकी कृषि के लिए क्षेत्र है। मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील एवं कहवा भारत और श्रीलंका में चाय के कुछ उदाहरण हैं। हम देखते हैं उत्तर पूर्वी भारत में चाय के बागान वगैरह हमें देखने को मिलते हैं। जो पूर्वी साइड है भारत की, वहाँ पर केले की रोपण कृषि यहाँ पर चित्र दिखाया गया है। मुख्य फसलें, अब देखते हैं कौन कौन सी फसलें हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी कच्चे माल की आपूर्ति करती हैं। गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा मुख्य खाद्य फसलें हैं। जूट और कपास रेशेदार फसलें, चाय और कहवा मुख्य फसलें हैं। तो इतनी प्रकार की यहाँ पर फसलें होती हैं, बहुत प्रकार की फसलें हैं। चावल की कृषि, यहाँ पर चावल की कृषि का यहाँ पर रोपा जा रहा है। जो धान होते हैं, धान की जो पौध होती है उसको इस प्रकार से रोपा जाता है, यानी कि एक एक पौध को जो है उसको पकड़कर ज़मीन में लगाया जाता है। पहले ऐसे ही डाल देते जिससे उत्पादन ज़्यादा होता नहीं था। जब भी ये आई रोपण कृषि वाली, यानी कि उसको इस प्रकार से लगाना, जब से जो धान की खेती है उसमें काफ़ी वृद्धि हुई है। चावल, यह विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है, यानी कि जो कर्क रेखा और मकर रेखा के आसपास वाला एरिया है वहाँ, और भूमध्य रेखा के आसपास वाले एरिया में ये हमें देखने को मिलती है। चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। इसमें पानी की बहुत आवश्यकता होती है, अत्यधिक पानी लगाया जाता है। यह फसल चिकायुक्त जलोढ़ मृदा जिसमें जल रोकने की क्षमता हो, क्योंकि जो धान है वो निरंतर पानी में होने आवश्यक होते हैं, नहीं तो ये फसल खराब हो जाती है, में सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। चीन चावल उत्पादन में अग्रणी है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा चावल चीन में होता है। इसके बाद क्रमशः भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र में हम देखने को मिलते हैं। भारत में पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सारे जो इलाके हैं, जो सारा एरिया है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा हमें धान देखने को मिलते हैं। अनुकूल जलवायविक दशाओं जैसे पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती हैं। गेहूँ का शस्य कर्तन, जो कटते हैं गेहूँ, इसको मशीन को कंपास बोलते हैं, जिससे ये काटे जा रहे हैं। तो गेहूं के देखते हैं। गेहूं के वर्धन काल में मध्यम तापमान एवं वर्षा और शस्य कर्तन, फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। जो बैसाख हम बोलते हैं, बैसाख के टाइम पर जो है गेहूं की कटाई की जाती है, क्योंकि उस टाइम पर बहुत अधिक धूप और गर्मी होती है,
इसका विकास सुअपवाहित दुमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है, यानी कि जो वो होता है ना पाले में सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं गेहूँ। बाजरे की कृषि यहाँ पर दिखाई गई है। मिलेट ये मोटे अनाज के रूप में भी जानी जाती है और कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाई जा सकती है। ये ऐसी फसल है जिसे कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान तथा पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाते हैं। नाइजीरिया, चीन और नाइजर इसके अन्य उत्पादक देश हैं। यहाँ पर मक्के की कृषि दिखाई गई है। मक्का, इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मैक्सिको में भी उगाई जाती है। इन सब जगहों पर हमें मक्का की उत्पादनता देखने को मिलती है। मक्का को कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है, इंग्लिश में इसको कॉर्न कहते हैं। विश्व में इसकी विभिन्न रंग बिरंगी प्रजातियां पाई जाती हैं। इतने प्रकार की जो मक्का है, कोई ब्लैक वाली होती है, येलो वाली, वाइट वाली, बेबी कॉर्न हम देखते हैं, वो सारी अलग अलग प्रजातियां होती हैं इसकी। कपास की कृषि, कपास इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान यानी कि ज़्यादा गर्मी चाहिए, हल्की वर्षा, 200 से 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। यह काली जड़ और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। हम देखते हैं जो हमारा गुजरात और महाराष्ट्र वाला एरिया है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा कपास उगाई जाती है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील और मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक हैं। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। इससे वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। यहाँ पर पटसन को दिखाया गया है। पटसन, इसको सुनहरा रेशा के रूप में भी जाना जाता है। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक माने जाते हैं। बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा माना जाता है। कॉफ़ी, इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती है। ब्राज़ील कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है। इसके पश्चात कोलंबिया और भारत हैं। यहाँ पर भी भारत में हम देखते हैं कॉफ़ी के उत्पादक। तो कॉफ़ी की कृषि, अब कॉफ़ी की अलग अलग जो है कहानियाँ बताई जाती हैं। कॉफ़ी के पौधे की खोज किसने की? कॉफ़ी की खोज के विषय में विभिन्न कहानियाँ प्रचलित हैं। लगभग 850 ईस्वी में काल्दी नाम का एक अरबवासी, यानी कि अरब से हम मानते हैं जो कॉफ़ी है वो अरब से आई है, जो बकरी चराने वाला था। अपनी बकरियों की अनोखी उछल कूद और हरकतों को देखकर परेशान था। एक दिन उसने भी उस सदारहित पौधे की फलियों को चखकर देखा जिन्हें उसकी बकरियां प्रतिदिन खाया करती थी। उसने आनंद के भाव का अनुभव करने के बाद अपनी खोज के विषय में संसार को बताया। चाय के बारे में, बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर संवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुअपवाहित दुमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें एक एक पत्ती चुनी जाती है, इसलिए इसमें श्रमिक अधिक चाहिए, जिससे इनको रोजगार भी मिल जाता है। चाय की रोपण कृषि यहाँ पर दिखाई गई है। पत्तियों को तोड़ते हैं एक एक करके। कृषि का विकास किस प्रकार से हुआ? कृषि विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या के प्रति मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों से है। यानी कि जनसंख्या बढ़ेगी तो उनके खाने की डिमांड बढ़ेगी, और खाने की डिमांड बढ़ेगी तो कृषि बढ़ेगी। यह कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके, बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, उर्वरकों और उच्च उपज देने वाले बीजों के प्रयोग द्वारा। कृषि का मशीनीकरण भी कृषि के विकास का एक अन्य पहलू है। जो मशीनें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मशीनें ला करके इनको उत्पादकता बढ़ाना। कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना। जब तक खेत के अंदर तक बिल्कुल जुताई नहीं हो जाती है, तब तक जो मिट्टी है वो अच्छे से उपजाऊ नहीं बन पाती है, जिसके लिए मशीनीकरण हम देखते हैं, अलग अलग मशीनों का उपयोग करते हैं किसान खेत जोतने के लिए। कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं, जहाँ छोटी खेत जोतों पर सामान्यतः जीविकोपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती हैं। बड़ी जोतें वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े फार्म होते हैं जिस पर कृषि की जाती है।
दो फार्मों, एक भारत और दूसरी संयुक्त राज्य अमेरिका की यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, इसके माध्यम से समझते हैं क्या सही है। खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों को क्रियाशील और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आहार की आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो। यहाँ पर पहले दिखाया गया भारत का फार्म, भारत और अमेरिका के बीच में थोड़ा सा यहाँ कंपैरिजन करके बताया गया किस प्रकार से। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में आदिलाबाद एक छोटा सा गांव है। मुन्नालाल इस गांव का एक छोटा किसान है। यहाँ पर एक उदाहरण के स्वरूप में यहाँ पर दिखाया गया है, जिसके पास लगभग 1.5 हेक्टेयर का एक फार्म है, यानी कि खेत है। उसका आवास मुख्य गांव में है। वह अधिक उपज देने वाले बीजों को बाजार से वर्षों के एकांतर पर खरीदता है। उसकी भूमि उर्वर है और वह वर्ष में कम से कम 2 फसलें, सामान्यतः गेहूं या चावल और दालें उगाता है। किसान अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्यों के संबंध में सलाह लेता है। वह अपने खेत की जुताई के लिए भाड़े पर ट्रैक्टर लेता है। यद्यपि उसके कुछ मित्र अभी भी बैलों से खेतों को जोतने की परंपरागत विधि का प्रयोग करते हैं। हम देख रहे हैं कि प्राचीन टाइम में जब मतलब मशीनें नहीं आई थी, तो बैलों के द्वारा जो हल है उससे खेतों को जोता जाता था। समीप के खेत में एक नलकूप है, जिससे वह अपने इस प्रकार का हल होता है खेत से जोतते किसान, जिससे वह अपने खेत की सिंचाई के लिए भाड़े पर लेता है। मुन्नालाल के पास 2 भैंस और कुछ मुर्गियां भी हैं। वह निकट के शहर में स्थित सहकारी भंडार में दूध बेचता है। वह वहां का एक सदस्य है। सहकारी समिति उनके जानवरों के लिए चारे के प्रकार, पशुधन के स्वास्थ्य के सुरक्षात्मक उपायों और कृत्रिम गर्भाधान के संबंध में भी सलाह देती है। कृषि के विविध कार्यों में परिवार के सभी सदस्य उसकी सहायता करते हैं। कभी कभी वह बैंक या कृषि सहकारी समिति से बीजों की उच्च उपज वाली किस्मों और औजारों को खरीदने के लिए ऋण लेता है। वह अपने उत्पाद को निकट के शहर में स्थित मंडी में बेचता है। अधिकांश किसानों के पास भंडारण सुविधाओं की कमी होती है, इसलिए वे बाजार के अनुकूल ना होने पर भी अपने उत्पादों को बेचने के लिए विवश होते हैं। हाल के वर्षों में सरकार के भंडारण की सुविधाओं के विकास के लिए कुछ कदम उठाए हैं। यहाँ भारत के खेत दिखाए गए हैं। अब यहाँ पर हमने भारत में देखा छोटे खेत हैं, मशीनीकरण इतना ज़्यादा नहीं है। अब उसने इतनी सारी चीज़ें तो भाड़े पर लेकर के आया, वो क्या ही बचेगा उसको खेत में, तो ज़्यादा बचता नहीं है। बस अपना एक तरह से पेट पालन ठीक ठाक से चल रहा है, बस इससे ज़्यादा कुछ यहाँ पर बचता नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका का एक फार्म यहाँ पर दिखाया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फार्म का औसत आकार भारतीय फार्म की तुलना में बहुत बड़ा होता है। ये बड़े फार्म पर खेती की जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रारूपिक फार्म का आकार 250 हेक्टेयर होता है। किसान सामान्यतः फार्म में रहता है। मक्का, सोयाबीन, गेहूँ और चुकंदर यहाँ उगाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं, यानी कि ये फार्म में अपने घर वगैरह बना लेते हैं, वहीं पर ये रहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिम में स्थित आयोवा राज्य के एक किसान जो होरन के पास 300 हेक्टेयर भूमि है, वह अपने खेत में मक्का तब उगाता है जब वह आश्वस्त हो कि मृदा और जल संसाधन इस फसल की आवश्यकता को पूरा कर देंगे। फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पीड़कों पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं। समय समय पर वह मृदा के नमूनों को मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजता है कि उसमें पर्याप्त पोषक हैं या नहीं हैं। ये परिणाम जो हॉरन को वैज्ञानिक उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में मदद करते हैं, उसका कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा हुआ है, जो उसे उसकी खेत की यथार्थ तस्वीर देता है। यह रासायनिक उर्वरकों और पीड़कनाशकों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने में इसकी मदद करता है। वह ट्रैक्टरों, बीज बोने की मशीनों, समतलक, संयुक्त हार्वेस्टर और थ्रेसर का उपयोग कर कृषि संबंधी विविध संक्रियाओं में करता है। अनाज स्वचालित अन्न भंडार में संचित किए जाते हैं अथवा बाजार अभिकरणों, मार्केट एजेंसियों में भेजे जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसाय की तरह काम करता है, ना कि एक खेतीहर किसान की तरह, यानी कि एक प्रकार से बिजनेसमैन की तरह ये लोग काम करते हैं। मशीनों का अधिक उपयोग करते हैं, पूरी वैज्ञानिक तकनीक का ये लोग प्रयोग करते हैं अमेरिका में, जहाँ और फिर दूसरा फार्म बहुत बड़ा होता है, तो इनको अच्छा उत्पादन हो जाता है। इसके बाद जबकि जो हम भारत में देखते हैं, भारत में छोटे फार्म हैं, क्योंकि एक जब बाप की जो ज़मीन होती है वो बच्चों पर जाती है, तो वो बांट लेते हैं, तो जिससे छोटे छोटे फार्म बन जाते हैं और छोटी ज़मीन पर ये लोग खेती करते हैं फिर। और दूसरा, ना ही वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग करते हैं, कुछ भी मशीनीकरण का बहुत कम प्रयोग करते हैं। हमने इतनी चीज़ें देखी भारत में, वो इतनी तो भाड़े पर ही लेकर के आ रहा था, तो उसको बचता ही क्या।
पीड़कनाशकों का छिड़काव भी ये लोग हेलीकॉप्टर जैसे जहाज वगैरह से करते हैं, क्योंकि ये बड़ा खेत होता है तो उसी से तकनीकी प्रयोग करके ये लोग कर लेते हैं। तो इसमें हमने देखे कृषि के प्रकार, कृषि किस प्रकार से हो रही है, अमेरिका और भारत में क्या फ़र्क है कृषि में, क्यों उनका उत्पादन ज़्यादा है जबकि हमारी भी जो भूमि है वो अच्छी उत्पादन दे सकती है, भूमि अच्छी है हमारे यहाँ की भी। तो इसमें यही था, इतना ही आज के लिए। थैंक यू।